नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो हैं वो कोई ना कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को फोटो से एकदम क्लियर हो रहा होगा कि हम जो है आज किन की बात करने जा रहे हैं। हम जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करने जा रहे हैं, जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वैसे तो आप लोगों को इनके बारे में बहुत सारा पढ़ा होगा, लेकिन कुछ जीवन की इनकी घटनाएं हैं उसको मैं इस लेक्चर में बताने का प्रयास करूंगा, और दूसरा जो है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में, मैं वो भी लास्ट में डिस्कस करूंगा। ये घटनाएं जो है मैंने इनके चित्र से कुछ बना के एआई की मदद से, चित्र की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम किसी के बारे में जानना चाहें, अगर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये तो सब लोग ही जानते होंगे, और लेकिन इनका पुराना जो पूरा नाम है वो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। क्या नाम है इनका पूरा? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका हम लोग जो है इन्हें प्यार से बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 में एक मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? महू नामक एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये जो है इनके पिताजी जी जो थे वो उनका नाम था रामजी मालोजी सकपाल। क्या थे? रामजी मालोजी सकपाल, जो एक सूबेदार थे। इनके पिताजी क्या थे? एक सूबेदार थे। ठीक है, तो और इनकी माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। भीमाबाई सकपाल क्या था? माता का नाम भीमाबाई सकपाल। इनकी दो शादी हुई थी। एक पत्नी का नाम था इनकी रमाबाई अंबेडकर, और दूसरी पत्नी का नाम था समता अंबेडकर। ठीक है, और इनके बेटे जो थे उनका नाम था यशवंत अंबेडकर, और इनकी जाति जो थी वो महार जाति थी। कौन सी जाति थी इनकी जाति? महार जाति थी। ठीक है, तो ना मैं इनके बारे में एक एक करके ना सारी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। इसमें जो चित्र की सहायता से मैंने इसमें बनाने की कोशिश करी है, सबसे पहले इनकी जो है वो प्रारंभिक शिक्षा वगैरह के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और कैसे हुई। वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, जैसा कि अब हम आगे चल रहे हैं सीरीज में, इनमें इनकी जो दूसरी फोटो है आपको दिख रही होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। इसमें देखो लिखा हुआ जन्म जो है इनका 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में एक जगह है वहां पे। ठीक है, सबसे पहले हम इनके जीवन की एक बहुत ही प्यारी सी घटना की बात कर रहे हैं। इनका जन्म जब हुआ था तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए, ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल में ले जाए जाते हैं। तो एक घटना से बस ये है, देखो एक इनकी जो शिक्षा हुई थी प्रारंभिक शिक्षा, वो जो है वो एक सतारा जगह है, सातारा जगह है महाराष्ट्र में। प्राथमिक शाला जो है महाराष्ट्र में जो है, वहां से इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अगर बोला जाए कि इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से की थी, और इनकी शिक्षा की घटना ऐसे शुरू होती कि इनकी जो जाति थी उसमें जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। इनकी जो जाति में लोग क्या थे? वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो क्या था, ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जो अपनी जाति से पढ़ने के लिए गए। इनकी माँ जो थी वो, इनका जो मन है, मतलब क्या, इन्हें मन से इतना ज्यादा सुदृढ़ कर दिया था चीजों से कि वो कैसे करके लोग उनसे ट्रीट कर सकते हैं। मतलब थोड़ा तो उनके अपनी जाति के बारे में वो इन्हें बताती थी। ठीक है, तो क्या ये जब वहां पे जब शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए जाते हैं विद्यालय में, तो इनके साथ कुछ घटनाएं होती हैं। मतलब क्या, जब ये कितने साल के थे? सिर्फ 6 साल के थे। आप सुनते चलना, ये कितने साल के थे? 6 साल के थे जब शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए गए थे। ठीक है, तो फिर क्या, इन्हें पहले तो शिक्षा से बहिष्कार किया जा रहा था। ठीक है, मतलब इनके समाज, जो समाज था इनका, इनके समाज के बच्चों को शिक्षा से बहिष्कार किया जाता, तो इन्हें भी शिक्षा के लिए कैसे राजी किया गया? क्योंकि एक ये जो है एक सूबेदार के, इनके जो पिताजी थे वो सूबेदार थे, तो एक सूबेदार के बेटे थे, कैसे भी करके जुगाड़ करके इन्हें शिक्षा का
अधिकार मिला जाके, ठीक है। तो शिक्षा करने के लिए इन्हें भेजा गया, तो ऐसे करके उन्हें लाया गया एक स्कूल में, ठीक है। देखो बच्चे ये बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही करके लाया गया। लेकिन जहां बच्चे चप्पल उतारते हैं अपने, नहीं, गांव वगैरह में पहले प्राथमिक जो शिक्षा होती थी, वहां पे प्रारंभिक शिक्षा में लोग चप्पल बाहर की तरफ जहां पे उतारते थे बच्चे, वहां पे इन्हें बैठने के लिए जगह मिली थी जाके, मतलब कैसे भी करके मान गए। लेकिन फिर जब क्या हुआ, ये देखो दूसरा चित्र में चल रहे हैं हम लोग। दूसरा चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है, जो गुरु जो है इनके, वो पढ़ा रहे हैं। देखो और जो बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं वो सब लोग जो है वो अपनी चटाई पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्हें जगह बैठने की कहाँ पे मिली है, यहाँ उन्हें जगह मिली कि जहाँ पे लोगों ने चप्पलें उतारी हुई हैं। आपको फोटो से क्लियर होगा कि वहां पे बैठने की जगह मिली जहाँ पे चप्पल उतारी गई है। आप सोच के देखिए इस चीज को कि हमारे साथ अगर आज कोई थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार करता है तो हमें कितना खराब लगता है। मैं बात इनकी इस वजह से कर रहा हूँ कि लोग जो है वो ये मानते हैं कि इन्होंने जो है वो एससी वर्ग को, या अगर बोला जाए जो निचला वर्ग है, उन्हें आरक्षण दिलाया है। अगर देखा जाए तो इन्होंने और भी वर्ग जो है उनके लिए भी वर्ग किया। लेकिन सबसे पहले इनकी ये शिक्षा वाली बात है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने शिक्षा के समय पे, इनकी जो शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा थी वहां पे इनके साथ कितना भेदभाव हुआ हुआ, आप इस फोटो से आप इस चीज को जज कर सकते हैं कि इनकी जो फोटो है उसमें आपको दिखाया गया है कि और बच्चे जो हैं वो एक चटाई पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें सबसे अलग बैठाया गया था। ये इनसे 6 साल के बच्चे के मानसिक, मतलब सोचो क्या बीती होगी कि मतलब ना, ये कहा जा सकता है कि कोई बच्चा कैसे अपवित्र हो सकता है जन्म से। अगर सोच के देखो कि उसे सिर्फ उसकी जाति के व्यवहार, जाति की वजह से उसे और बच्चों से उसे अपवित्र माना जाए। समझ रहे हो ये चीजों को, ठीक है। तो ना ऐसे करके इनके साथ क्या किया गया था, व्यवहार किया गया कि इन्हें वो अलग कर दिया गया, ठीक है। पहले तो ये था। और एक घटना क्या थी इनके, कि एक बार इनके जो शिक्षक थे, कृष्णा जी केशव, जो मतलब इनके जो एक शिक्षक थे, उन्होंने इन्हें गणित का क्वेश्चन वगैरह हल करने के लिए बोर्ड पे मंगाया। तो वहां के जो बच्चे और थे, मतलब ये उठ के बोर्ड की तरफ, जो ब्लैक बोर्ड होता था उसकी तरफ गए। तो जो बच्चे थे और उन्होंने अपना बैग और जो खाना था उसे उठा लिया ताकि इनकी परछाई भी ना पड़े। सोच के देखो वो उस 6 साल के बच्चे पे क्या बीत रही होगी। आप लोग उस चीज का खुद एहसास कर सकते हैं कि मतलब कि इन्हें इतना अपवित्र माना गया था। मतलब ये इनके जो समाज के जो लोग थे, तो क्या वो ये माना गया था कि अगर इनकी परछाई भी पड़ेगी तो खाना क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाना अपवित्र हो जाएगा। समझ में आया। तो ये थी इनकी, इस घटना से आपको समझ में आ रहा है कि कितना मेंटली इन पे चीजें, ऐसे करके चीजें इन पे पड़ी थी जाके, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम। अब एक ये दूसरी घटना है। आप अगर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो चपरासी है उन्हें पानी कैसे पिला रहा है, बहुत दूर से। मतलब कैसे, दूर से उन्हें पानी पिला रहा है। कैसे कि वो जो है, अगर उन्हें अगर छू लिया तो क्या होगा उसे, मतलब वो अपवित्र हो जाएगा। तो मतलब क्या, अगर चपरासी जिस दिन नहीं आता था, इनकी घटना है ये, सच्ची घटना है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन इन्हें पानी पीने तक को नहीं मिलता था। आप सोचो कि जिस दिन चपरासी नहीं आ रहा है उस दिन इन्हें पानी पीने तक को नहीं मिलता था। कितना बड़ा इनके साथ दुर्व्यवहार होता था। तो इसी को उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो अपनी बुक है वेटिंग फॉर ए वीजा, तो उसमें इन्होंने उन्होंने अपने बताया है कि जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन उन्हें पानी नहीं मिलेगा। तो उस चीज को उन्होंने कहा है नो पियोन, नो पियोन, पियोन मतलब चपरासी जो बच्चे नहीं देख रहे हो, और नो वाटर, नो पियोन नो वाटर मतलब क्या, जिस दिन चपरासी नहीं होगा उस दिन उन्हें पानी नहीं मिलेगा। कितना ज्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार था, ये सोच के देखो आप, ठीक है। तो ये है, पहले तो पानी दूर से दे रहे हैं, दूसरा जिस दिन पियोन नहीं आ रहा था उस दिन उन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था।
अगर वो घड़ा छू लेते, एक बार गलती से घड़ा छू गया तो वो घड़ा को फेंक दिया गया था दूर तो फोड़ के कि ये जो है अपवित्र हो गया है ये। सोचो वो, ये सारी चीजें जो है एक मानसिक बनाई हुई चीजें थी हम लोगों की। अगर देखा जाए तो ये सब चीजें क्या है, गलत है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी प्रारंभिक शिक्षा को तो कर लिया। ठीक है। फिर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद ये जो है मैट्रिक की परीक्षा के लिए, मैट्रिक की परीक्षा 1907 में मतलब क्या हुआ, ये जो है 1904 में जो है वो कहाँ पे आ गए, मुंबई में। और मुंबई में आने के बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा के लिए उन्होंने मतलब क्या किया, ये जो एलिफिस्टर हाई स्कूल जो है, इन्होंने वहां पे प्रवेश ले लिया और वहां पे उन्होंने क्या किया, मैट्रिक की परीक्षा को पास कर लिया। ये महाराष्ट्र, मुंबई की वो महाराष्ट्र की बात है। यहाँ ये मुंबई में आके रहने लगे। ठीक है। फिर इन्होंने स्नातक जो है वो एलिफिस्टन कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से की थी। इनकी ये शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं हम। इन्होंने इनकी जो है शिक्षा के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हुई थी उनके साथ ये। अब है इनके जीवन से कुछ घटना है। ये जो आपको फोटो दिख रही है, इस मैं ना बहुत जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जो है वो ये जो है आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। ये मतलब एक एआई जनरेटेड फोटो है, कोई मूल फोटो उस टाइम पे नहीं थी इनकी, लेकिन एआई जनरेटेड कुछ फोटो है। तो मैं आपसे उससे ना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम मैंने आपको बताया था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, रमाबाई। क्या नाम था उनकी पत्नी का, रमाबाई। उनकी पत्नी का नाम क्या था, रमाबाई। जो पहली पत्नी थी, उनकी पत्नी के पहली पत्नी का नाम था रमाबाई। और जो दूसरी पत्नी हुई है, उनका नाम था सावित्री बाई। क्या था, सावित्री बाई। समझते चलना ये सारी चीजें बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी घटनाएं। इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम लोगों को। ठीक है। तो ये है क्या, मतलब इनके बारे में क्या कहा गया है कि जो पत्नी रमाबाई थी, इनसे इनका विवाह जो है वो 1906 में हुआ था। 1906 में इनका विवाह हो गया था। इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का विवाह रमाबाई से 1906 में हो गया था। तब भीमराव अम्बेडकर जी की आयु मात्र 15 वर्ष थी। कितनी थी, 15 वर्ष। और जो रमाबाई की जो एज थी वो सिर्फ 9 वर्ष थी। कितनी थी, 9 वर्ष थी उस टाइम पे इनकी एज जो थी। अगर बोला जाए कि इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया है, अगर बोला जाए डॉक्टर जो रमाबाई जो है, इन्होंने संघर्ष जो किया है, अगर आपको बताएं हम कुछ, उन्होंने क्या किए, जब वो लंदन पढ़ाई करने के लिए गए, लंदन पढ़ाई करने के लिए जब गए थे, ये रहे उनकी जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ाई करने के लिए जब गए, लंदन गए थे, तो ये इन्हें एक राजा हुए थे, उन्होंने इन्हें क्या दिया था, एक वो दी थी, अगर बोला जाए जो छात्रवृत्ति होती है, तो वो छात्रवृत्ति जो है वो एक राजा थे, उन्होंने इन्हें दी थी। तो उन राजा का जो नाम था वो था सयाजी राव गायकवाड़। क्या था, सयाजी राव गायकवाड़ जो थे, सयाजी राव गायकवाड़। सयाजी राव गायकवाड़ जी जो थे, उन्होंने इन्हें जो है वो छात्रवृत्ति दी थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये क्या हुए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या है, ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो इन्होंने 1913 से 15 के बीच में, 1913 से 15 के बीच में अगर बोला जाए तो इन्होंने 1913 से 15 के बीच में कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से अर्थशास्त्र समाजशास्त्र इनमें एमए किया। क्या किया, एमए किया। 1913 से 15 के बीच में इन्होंने क्या किया, एमए किया इस टाइम पे। तो इनके साथी जो थे, मतलब क्या, इनके साथी जो थे, अगर ये बात बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों आप, कि इनके जो साथी थे वो ये भी चाहते तो क्या था कि 5-6 घंटे
पढ़ाई कर सकते थे, इनके साथी थे वो 5-6 घंटे पढ़ाई करके खेलते थे। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है, ये एक विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो है वो एक दिन में लगभग में 21 घंटे पढ़ाई करते थे, 21 घंटे पढ़ाई करते थे। और वो क्या कहते थे कि उनका जो दिमाग कहता था कि मुझे अपने समाज के लोगों को देखना है। मतलब क्या, उनके समाज में वो एक पहले व्यक्ति थे जो उच्च शिक्षा के लिए गए थे, या बोला जाए कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया था पूरा। और ये जो है डॉक्टर अंबेडकर को जो सयाजीराव गायकवाड़ जो तृतीय थे, इन्होंने जो छात्रवृत्ति दी थी, ये बोला था कि आप वहां से आके मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप हमारे यहाँ पे आके जॉब करेंगे आके। समझ रहे हो आप? तो ये उनसे कहा गया था, तब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए तब छात्रवृत्ति दी गई थी। ठीक है, तो ये तो थी इनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय वाली की। इन्होंने सोचो 21 घंटे पढ़ाई करी है इन्होंने। और आज के समय में हम लोग जो है, अगर माना जाए, अगर जो नीच निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं, वो लोग अगर माना जाए अगर पढ़ाई करें, उन्होंने आरक्षण दिलाया था, तो उसका कोई ना कोई कारण था कि आरक्षण से जो निम्न वर्ग है वो एक समय पे बराबर आ जाएगा। लेकिन इस समय क्या है, आप लोग जो मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं वो क्या करते हैं, इस चीज का फायदा ज्यादा उठाते हैं। मतलब क्या, पढ़ाई थोड़ा कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं। ये ना आप लोग सोच के देखिए कि वो 21 घंटे पढ़ाई करते थे, अगर हम 21 का उल्टा कर दें, अगर हम सब लोग जो है वो 12 घंटे भी अगर पढ़ाई करें, तो तब भी हम लोग जो है वो काफी बेहतर हो सके। ठीक है, और फिर क्या था, इन्होंने ये जो है इनकी जो आपको एक स्कूल और दिख रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ से इन्होंने क्या किया था, एमएससी किया था। इन्होंने क्या किया था, एमएससी यहाँ इस स्कूल से की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ठीक है, अब ये एक इनके जीवन से एक और घटना है, आप समझना है इससे चित्र से। आपको जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा कि एक रेस्टोरेंट टाइप में है जगह, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी ठहरे हैं। तो ये जो है इनके लंदन से लौट के आने के बाद की पढ़ाई की घटना है कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन से पढ़ाई कर कर वापस आए थे, तो वह एक उन्हें मतलब जब वो उन्हें ये लगा कि एक राजा के यहाँ पे उन्हें मंत्री मतलब एक ऐसा पद दिया जाएगा कि वो जो है मतलब उन्हें ले लेने के लिए लोग जो है वो स्टेशन पे आएंगे। मतलब वो जब ट्रेन में थे तो वो ये सोच रहे थे कि मैं वहां स्टेशन पे मुझे कोई लेने आएगा। ठीक है, मतलब जो राजा ने कहा था कि आप मेरे यहाँ पे आके एक पद है वो मंत्री का, वो आप ना संभालना आके। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई ना कोई मुझे वहां पे लेने आएगा। लेकिन ये निम्न वर्ग के होने की वजह से कोई लेने तक का तो दूर है, इनके रहने तक की व्यवस्था नहीं कर रहा था। सोचो, ये कहानी है इनकी कि इन्हें कोई रहने तक की इनकी व्यवस्था नहीं की गई थी कि ये जो है वो इन्हें रहने के लिए भी जगह मिली हो। तो एक घटना मैं बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड जो है, क्या था, इन्होंने जब वो लौट के आए, तो जब इन्हें कोई स्टेशन पे लेने नहीं आया, ना रुकने की कोई कहीं जगह इन्हें मिली, तो इन्होंने एक घूमते घूमते ना एक वो देखा, ये जो पारसी समुदाय का एक, ये बोला जा सकता है धर्मशाला टाइप में थी, जो मतलब बहुत ज्यादा पुरानी थी। क्या थी, बहुत ज्यादा पुरानी धर्मशाला थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहां पे कई महीने से कोई आया नहीं था। क्या था, कई महीनों से कोई आया नहीं था। ठीक है, तो मतलब वहां पे आके वो क्या हो गए, रुक गए आके। मतलब जो बाबा साहब जो अंबेडकर जो थे वो, उन्हें कमरा तक नहीं वहां पे मिला था। तो वो क्या अपनी पहचान छुपा के क्या हुआ, पारसी समुदाय में रहने के लिए उन्होंने वहां पे रहे। और रहने के लिए आए तो वो एक ऐसी धर्मशाला थी जहाँ पे कई मतलब सालों से कोई भी मतलब कई महीनों से कोई गया नहीं था। तो जब वो रहने लगे वहां पे आके,
तो वो जो वहाँ का केयर टेकर जो था वो आया और उनसे बोला कि आप पारसी नहीं हो, मतलब गुस्से में आके बोला आप पारसी नहीं हो। बोला नहीं। तो फिर आप यहाँ फिर कैसे रह सकते हो? तो उनसे ये बोला, उन्होंने ये बोला कि आपके धर्म में तो ऐसा होता नहीं। पारसी समुदाय में जो होता है कि वो कोई ऊपर नीचे जात होती हो, सबके पारसी समुदाय में लगभग सब बराबर रहते। बोला नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब क्या? फिर उन्होंने ये कहा कि अगर मैं हिंदू जो है, अगर जो हिंदू समुदाय के लिए अछूत है, तो वह अपने धर्मों, वह अन्य धर्म जो भी है, उन सभी धर्मों के लिए भी वो अछूत है। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा था। सोचो कितना ज्यादा कष्ट हुआ होगा कि एक पारसी समुदाय जहाँ पे लोग कहते हैं कि वो उसमें धर्म में भेदभाव नहीं होता, वहां तक भी उन पे क्या हुआ। ये जो घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1917 के समय की बात है, जब वह वहां से लौट के आए थे, जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके जो बड़ौदा महाराज थे उनकी सेवा करने के लिए आए थे। तो अछूत होने के कारण उन्हें पहले तो कमरा नहीं मिला, और कमरा नहीं मिला तो उन्होंने एक जो पारसी समुदाय की जो वो थी धर्मशाला, उसमें शरण ले ली। अब शरण लेने के बाद उनके साथ क्या हुआ? शरण ली तो जो केयर टेकर था वो गुस्से में आया कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। बात समझना। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये सारी वाक्यांश जो हुई, जो घटना हुई, तो फिर लास्ट एटलीस्ट वो मान गया जो केयर टेकर था कि आप ना नाम बदल के साइन कर दीजिए और आप रहिए। ठीक है। मतलब क्या? वह अम्बेडकर जी लगो वहां रहने लगे। ठीक है। फिर ऐसा करके वे क्या करते रहे, 11 दिन तक रहे। लेकिन 11वें दिन वहां की जात के, मतलब वहां के लोगों के, जो पारसी समुदाय के लोग थे, उन्हें कुछ लोगों को पता चल गया, और वह लाठी डंडे लेकर, मतलब क्या, यहाँ लाठी डंडे तो नहीं, मतलब ऐसे आके इन्हें क्या करने लगे, उन्हें धमकाया कि तुम पारसी नहीं हो, तुम पारसी नहीं हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं पारसी नहीं हूँ, लेकिन आपके धर्म में जाति व्यवस्था तो नहीं है जो और लोग आए उनसे। तो डॉक्टर अम्बेडकर को क्या हुआ, जाति व्यवस्था नहीं है, तो ये बोला, तो बोला नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। उन्हें धमकी देके ये बोलेगा शाम तक आप जो है ये रूम खाली कर देना। तो शाम तक जब रूम खाली करने की बात आई, तो उन्होंने ये पत्र महाराज को लिखा, बड़ोदरा महाराज को। तो उन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया। फिर वो जैसे तैसे करके उनका सेटलमेंट कुछ हुआ, वो रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ उनका, उन्होंने जब जाने लगे तो उनसे उनके ऑफिस ये तो थी इनकी, जब पारसी समुदाय की जो घटना है वहां से आने के बाद, अब एक घटना जो है ये उनके ऑफिस की है घटना, जहां पर उनका जो चपरासी जो था, ये भी देखो कितना बड़ी बात है कि इतना ज्यादा दिक्कत वाली चीज, मतलब इतना सब कुछ सहने के बाद भी उन्होंने क्या, हार नहीं मानी। समझ रहे? तो इनसे क्या है, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पहले ना मैं इस घटना को और बता दे रहा हूँ। ये जो है घटना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, ये जो है एक चपरासी की है। कैसी चपरासी की? आपको चपरा जब ये ऑफिस ज्वाइन किए, तो ऑफिस में इनके साथ क्या हुआ कि जो इनके चपरासी जो थे, जो फाइल देने आते थे, आपको फोटो से दिख रहा होगा कि जब वो फाइल देने आते थे तो वो क्या थे, दूर से फाइल फेंकते थे। देखो क्या किया, दूर से फाइल फेंक के चले जाते थे। तो मतलब इतना भेदभाव था। उन्होंने ये लगा कि समाज को शिक्षा देनी तो है, समाज को शिक्षा देनी है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ होगा, हमें जो है, मतलब क्या, ये जो है समाज जो है वो मानसिक रोगी है। वो क्या बोले, अम्बेडकर जी ने क्या बोला कि वो जो समाज जो है वो क्या है, मानसिक रोगी है। तो क्या इनके साथ क्या होता था, ये फाइल लेके आते थे, फेंक जाते थे। फाइल लेके फेंकने के बाद क्या होता था इनके साथ, जब भी ये ऑफिस से, मतलब ना, इन्हें पानी भी देता था तो ऐसे करके दूर से गिलास वगैरह रख के चले जाते थे। मतलब इन्हें क्या था, अ, इनके साथ ये था कि इन्हें कोई अछूत मान के इन्हें कोई छूता नहीं था। तो ये इनके साथ चपरासी तक ऐसा बिहेव करता था। ठीक है। तो ये तो थी इनकी ऑफिस वाली घटना। और ये जब ऑफिस से निकल के जाते थे तो ऑफिस को पूरा धुला जाता था दोबारा से। ठीक है। तो अब कुछ और घटना है, एक और घटना मैं इनके जीवन की बता रहा हूँ।
अंबेडकर जी की जब मृत्यु हुई थी, मतलब माँ जब मरी थी, एक रोग से मर गई थी। तो वो रोग जो था, वो रोग ऐसा था कि वैद्य जो था, वैद्यमान समझ रहे हो, उस समय जो वैद्य था, डॉक्टर थे, होते हैं वो। तो डॉक्टर जो है, वो उनकी माँ को अछूत की वजह से, छूत की वजह से देखने तक नहीं आया था। तो मतलब घर तक नहीं आया था। तो अंबेडकर जी क्या कहते हैं उस समय पे कि मेरी माँ तो एक दैहिक रोग से मरी, मतलब कोई एक दैहिक रोग से मरी, क्या कि वो छूत है, इस चक्कर में उन्हें क्या, समाज जो है, उन्हें जो वैद्य तक छूने नहीं आया। तो वो उन्होंने अपनी जो जीवनी है उसमें लिखा, मेरी माँ तो एक दैहिक रोग से मरी, लेकिन ये समाज जो मानसिक रोग से मर रहा है, उसे पहले खत्म करना होगा। मतलब क्या, समाज जो है वो मानसिक रोगी बहुत ज्यादा है। कैसा मानसिक रोगी कि मतलब सब डॉक्टर के लिए ना तो कोई धर्म होता है, ना कुछ होता है, लेकिन जो डॉक्टर भी है वो भी इनकी माँ को देखने नहीं आया था। कितना बड़ी बात है ये। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में थी। अब आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे। क्या थे, मतलब इनकी जो घटना है वो सारी आप सुनते जाइए कि मतलब जो संविधान की बात चल रही थी, जो प्रारूप समिति में जो 7 सदस्य थे, उसमें जो टीटी कृष्णमाचारी थे, वो कह रहे थे, मतलब उन्होंने भी एक वाक्यांश कहा था इनके जीवन की घटना का, कि देखने में तो 7 कर्मचारी हैं, लेकिन वास्तव में एक कर्मचारी है। कैसे कि इनके जो एक थे, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया 7 मेंबर्स में से। 2 लोग जो थे वो बीमार पड़ गए, 2 देश से बाहर चले गए, एक लोगों ने छोड़ दिया और उनकी जगह कोई और कार्य किया। मतलब क्या, एक लोगों ने और कार्य छोड़ दिया और उनकी जगह किसी और ने भी कार्य किया। तो टीटी कृष्णमाचारी कहते हैं कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य तो थे, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ एक एक व्यक्ति ने ही पूरा काम किया था। आज जो है, जो आज जो समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अछूत, मतलब छूत मान रहा है, उनके जीवन की एक घटना और है। जैसा कि ये कोलंबिया विश्वविद्यालय आपको दिख रहा है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में यह मान्यता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी आज तक के सबसे महान विद्यार्थियों में से एक है। उनकी जब आप घुसोगे वहां पे जी, मतलब मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें लिखा था कि जो कोलंबिया विश्वविद्यालय है, उसमें ये तो लिखा ही हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आज तक के सबसे महान विद्यार्थियों में से एक है, सबसे महान विद्यार्थियों में से एक है। और इनकी मूर्ति वहां पे लगी हुई है, जहाँ पे लोग हमारे समाज के लोग जो है, उन्हें आज भी नीचा मानते कि ये नीचे लोगों के ही क्या थे, राजनेता थे। हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आगे आऊंगा, उस चीज पे भी चर्चा करूंगा। तो इनके बारे में एक जो राइटर रहे हैं फॉरेन के, उन्होंने एक लिखी है, इनसाइड एशिया बुक लिखी है। जन जॉन गुंटर ने जो है वो इनसाइड एशिया जो बुक लिखी है जॉन गुंटर ने, उसमें क्या 1938 में वो बताते हैं कि 1938 में जब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के घर पे गए, वो क्या थे, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के घर पे गए, तो उन्हें पता चला, उन्होंने ये पता चला कि उनकी लाइब्रेरी में 8,000 पुस्तकें थी। क्या थी, 8,000 पुस्तकें थी उस टाइम पे। कब, 1900, ये घटना बता रहे 1938 की, जॉन गुंटर साहब की अपनी बुक जो है इन साउथ एशिया में, कि 1956 में उनके पास उनकी लाइब्रेरी में 8,000 किताबें थी। उनका क्या था कि जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके वकील बन गए थे, तो उनका ये रहता था कि उन्हें जो है वो जब अपनी वकालत खत्म करने के बाद वो जामा मस्जिद की साइड जाके दिल्ली में क्या करते थे, जाके वो जामा मस्जिद की तरफ से बुक्स का एक गट्ठा लेके जाते थे। मतलब इनकी इतनी रुचि थी पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई में, कि ये जो है मतलब ये जानते थे कि अपने समाज में अगर अपने समाज के लोगों को बाहर निकालना है ये छूत से, तो वो बस एक जो है वो पढ़ाई है जो मैं उससे बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये जो है बुक्स जो है, मतलब अपनी वकालत खत्म करने के बाद डेली शाम में जाके बुक्स लेके आते थे, मतलब शाम में आके बुक्स का बंडल लेके लेके अपने पास रख लेते थे। और सबसे बड़ी बात
कि ये जो अपनी बुक्स थी वो किसी को शेयर भी नहीं करते थे। अपनी बुक्स जो है वो किसी को शेयर नहीं करते थे। इसी पर एक घटना बता रहे हैं कि इनके यहाँ पे एक चपरासी काम करता था। इनके यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के यहाँ पे कुछ वर्क करने वाले लोग थे। तो इनका ये था, ये मतलब जब इतना गहन अध्ययन करते थे पुस्तकों का कि रात में ये पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते ये जो है वो अपना खाना तक, मतलब सारी चीजें, खाना पीना और सोना, सारी चीजें भूल जाते थे। तो इनका जो चपरासी था किसी कार्य से मतलब बाहर गया, घूमने गया, तो इनका जो केयर टेकर था वो इन्हें डिस्टर्ब ना हो इस चक्कर में इन्होंने, वो क्या हुआ, बाहर आके लेट गया। और बाहर आके लेटने के बाद जब ये बुक्स पढ़ते पढ़ते थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकले, तो वो लेटा था, इन्होंने उस पे अपना कोट डाल दिया और आप अपना आके फिर से पढ़ने लगे आके। तो मतलब इन्हें पढ़ाई में इतनी ज्यादा रुचि थी। तो ये तो थी जॉन गुल्टर साहब ने उस टाइम बताया कि 1938 में इनके पास जो थी वो 8,000 किताबें थी। लेकिन इनकी जब मृत्यु हुई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु जब हुई थी, उस समय 1956 में, आप विश्वास नहीं करोगे, 1956 में इनके पास लगभग में 35,000 किताबें थी। कितनी थी? 35,000 किताबें थी। मतलब एक 1938 से और कितना टाइम हुआ 1956 तक, आप खुद जोड़ो, 18 साल में उन्होंने 35,000 किताबों तक मतलब ना पढ़ डाली हैं। ठीक है, लेकिन एक और भी है, मैंने एक और जो थे राइटर अरस्तु, उनकी भी पढ़ा है, जो उनकी ग्रीक भाषा के रहे हैं, वो फिलोसफी जो थी उनकी, वो 3,000, उन्होंने सिर्फ 3,000 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन वो सब 2-3 पेजों की थी, 2-3 पेजों की जो बुकें थी, वो इतनी ज्यादा मोटी नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, वो जो है, उन्होंने वो सारी चीज, मतलब 1956 में इनके पास कितनी किताबें थी? 3500। वो 1938 में थी 3500, लेकिन 1956 में जो है वो 35,000 बुक्स हो गई इनके पास। कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे समाज से जहां लोग जो है मतलब ना चीजें, पढ़ाई, उन्हें पढ़ाई से रोका गया, और उनके समाज का एक ऐसा जो था वाक्यांश, घटनाएं जो इतनी सारी घटी, और वो उन्होंने क्या हुआ, चीजों को समझा और लोगों से ना लड़के उन्होंने किताबों का सहारा लिया। यही शायद उनकी एक सबसे बड़ी समझदारी थी। उन्होंने एक बार लाइन और बोली थी कि मैंने जन्म जो है वो जरूर मैंने हिंदू में लिया है, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। मैं मरूंगा हिंदू नहीं। तो इसी घटना को, एक और घटना है ये, कि इन्होंने ये जब लाइन बोली थी कि मैं जन्म जरूर हिंदू लिया, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, ये जो है इनके जन्म से कुछ समय पहले की बात है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को उस समय ग्रहण कर लिया था। और बौद्ध धर्म में कोई छुआछूत का कोई प्रभाव, जो छुआछूत का कोई भी भाव नहीं था। तो यही था कि उन्होंने ये बोला था, मैं मतलब जन्म जरूर मैंने लिया है हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं। तो उन्होंने अपने अंतिम समय में जो है वो बौद्ध धर्म में को ग्रहण कर लिया था। अब इनकी और जो और धर्म के जो मतलब और समुदाय के लोग हैं, अगर हिंदू समुदाय के और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि निम्न वर्ग के लिए क्या है इन्होंने, तो ये जो है उन्होंने लाइन कही है। उन्होंने ये कहा था कि जो उच्च वर्ग हैं, जैसे उस समय सबसे ज्यादा ब्राह्मण जात के ही लोग थे, ब्राह्मण वर्ग के, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हूँ, बस मुझे ब्राह्मणवाद में कुछ कुरीतियां हैं, जैसे कि नए जन्मे बच्चे को आप अछूत कैसे कह सकते हैं। ये था कि वो कहते थे मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हूँ, क्या कहते हैं, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चे जो बच्चा बच्चे नए बच्चे ने जन्म लिया है वो अछूत है, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो ये उन्होंने ये चीज बोली है। ठीक है,
फिर क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि बी आर अम्बेडकर जी ने अन्य समुदाय के लिए क्या किया, उन्होंने जो किया वो क्या किया है, निम्न वर्ग के लिए किया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बी आर अम्बेडकर जी ने क्या किया था कि बी आर अम्बेडकर जी वो थे जिन्होंने बी आर अम्बेडकर जी वो थे जो आज जो महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं हैं, जो अपने आज जो मतलब यूनिफॉर्म है पहनने से कोई नहीं रोक रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही की थी। जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और इस बात को लेकर उन्होंने जो कानून मंत्री का उन्हें पद दिया गया था, डॉक्टर नेहरू जी से कहा था कि आप जो है आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए और महिलाओं को उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड दीजिए। तो ये जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार थे कि महिलाओं को जो है वो समान अधिकार मिले। और जो है और जो इन्होंने क्या किया, हिंदू मैरिज एक्ट लेके आए थे। हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है, हिंदू मैरिज एक्ट वो था जो, अगर आपको डिटेल में थोड़ा समझना है तो वो अन्य वीडियो में आप समझ लेना। हिंदू मैरिज एक्ट वो था जिसमें महिलाओं को मतलब क्या, शादी के बाद कोई अधिकार नहीं रहता था, सारे अधिकार जो है वो पति के पास रहते थे, या उनके जो भी अधिकार थे वो उनके ससुराल वाले ले लेते थे। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें वही लेके आए थे, लेकिन 1951 जो ये 1955 में जो है हिंदू कोड जो बोला गया है, वो नेहरू जी ने 4 कानूनों में पारित करवाया, जिसमें से एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक सक्सेशन एक्ट है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है कि जैसे हिंदू में पहले महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं था। अगर तलाक देने का जो अधिकार है या एलिमनी का जो अधिकार है, ये सब जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुद्दा उठाया था, जो फिर बाद में नेहरू जी लेके आए इस चीज को। तो जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर जी ने क्या किया क्या नहीं किया, वो सब आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमें अंबेडकर जी से क्या सीखना चाहिए, अंबेडकर जी से क्या सीखना चाहिए, अगर जो आज हम तुम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 में बोला गया अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन यही है कि छुआछूत को उन्होंने खत्म कराया था, ठीक है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने कुछ लाइनें हैं उनकी, मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगा कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो जितना पीता है वह उतना दहाड़ता है। शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध होता है, वह जितना पीता है वह उतना ज्यादा दहाड़ता है। एक लाइन और है, ये बहुत प्यारी लाइन है उनकी कि तुम्हारे पैर में जूता हो या ना हो, तुम्हारे पैर में जूता हो या ना हो, लेकिन तो हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। लेकिन हाथ में क्या होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए। सोचो क्या मतलब ना, क्या लाइन है उनकी कि तुम्हारे पैर में जूते हो या ना हो, लेकिन हाथ में क्या होनी चाहिए, किताब जरूर आपकी होनी चाहिए। क्या है कि आप समाज की बुराइयों या कुरीतियों को अगर आपको कुछ भी खत्म कराना है, तो आपको ना वो एक रास्ता सिर्फ एक किताब का ही है, जो हम किताब का सहारा लेके उसे खत्म कर सकते हैं। तो आपसे अगर ये बोला जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। और ये जो स्थान है वो था न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी है वहां पे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मधुमेह रोग के कारण हुई थी। मधुमेह मतलब समझ रहे, डायबिटीज के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो पहली वाइफ जो थी रमाबाई अंबेडकर, उनके शायद 4 या 5 बच्चे हुए थे, जिसमें से एक बचे थे यशवंत अंबेडकर, ठीक है। तो ना इनसे बनने वाले ना, अब हम प्रश्न देख ले रहे हैं। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बाबा साहब, मैंने इतना सारा चीजें बताई, सब लोग जो भी हो वो लोग ना इसको सारी कहानी को अपने शब्दों में अपने स्कूल में कहने की कोशिश करना। ये आपका एक तो लेक्चर हो जाएगा। दूसरा उनसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाबा साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था वो था रामजी मालोजी सकपाल, जो क्या थे,
एक सूबेदार थे सेना में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा का क्या नाम है? वेटिंग फॉर ए वीजा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। मैंने इसमें बताया कि उन्होंने वेटिंग फॉर ए वीजा में ही बहुत सारी चीजें कही हैं अपने जीवन में जो घटनाएं हुई वो बुक जो है ना, इनकी जो प्रकाशन वो साहित्य है वो लगभग 22 भागों में ये प्रकाशित है। बहुत बड़ा है साहित्य इनका, ठीक है। उन्हें बाबा साहब की उपाधि किसने दी थी? उनके समर्थकों और जनता ने उन्हें बाबा साहब की उपाधि को दिया था, ठीक है। फिर आगे चल रहे हैं। उन्होंने उन्होंने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी? उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से क्या की थी? पीएचडी को प्राप्त किया था। फिर बोला गया संविधान समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और उसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। अगर मैं आपसे बोलूं कि डी टी टी कृष्णमाचारी ने क्या बोला था इस पे, तो उन्होंने बोला था कि देखने में तो 7 सदस्य थे लेकिन अगर देखा जाए तो काम जो है वो सिर्फ एक सदस्य ने किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था, ठीक है। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वे कौन से नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर बोला जाए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में की थी। अगर बोला जाए इनके समय में एक हुई थी प्रसिद्ध महाड़ सत्याग्रह चौदार धारा कब और किस नेतृत्व में हुआ था? 1927 में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में। ये घटना मैंने आपको नहीं बताई। ये घटना जो है मैं अगर आपसे कहूँ तो ये जो है इसमें क्या हुआ था कि इन्हें तालाब तक से पानी पीने का अधिकार नहीं था इनकी जात के लोगों को, तो इसका भी उन्होंने विरोध किया, तब जाके उन्हें तालाब से तक भी पानी पीने का अधिकार मिला जाके। मतलब एक जानवर पानी पी रहा है उसमें भी पानी पीने को अधिकार नहीं था इन्हें। पूना पैक्ट किन के बीच और किसके बीच हुआ था? तो 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं की शुरुआत की थी दलितों और शोषितों की आवाज उठाने के लिए। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत पत्रिकाओं की शुरुआत किस लिए की थी? दलितों और शोषितों की आवाज को उठाने के लिए। आगे किस भारतीय संस्था की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर की किताब जो है वो तो उनकी आत्मकथा है और उन्होंने किताबें भी लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आधार पर की गई है। आरबीआई की स्थापना उनकी बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आधार उसकी जो आरबीआई की स्थापना हुई है उसके वर्णन जो है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में बताया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस नदी घाटी परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हाँ, अब ये देखो एक और, अगर ये बोला जाए भारत में जो 8 घंटे नियम बनवाया है जो लेबर वाला, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही बनवाया था। सोचो, जो समाज कहता है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी कम एज में इतना सब कुछ करके गए। अगर मुझे लगता है कि अगर वो अपने जीवन में अगर ज्यादा समय मिला होता तो शायद हमारा देश आज कहीं और अच्छा होता। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने किस मंदिर में प्रवेश के लिए कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलवाया था? तो ये चलाया था नासिक कालाराम मंदिर में, नासिक कालाराम मंदिर में 1900। फिर बोला है 1951 में उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा दिया था? जो हिंदू कोड बिल, अब आप लोग बताओ, उन्होंने जो प्रश्न है रियलिटी है कि हिंदू कोड बिल जो है महिला अधिकारों के लिए कानून के पारित ना होने के विरोध में जो है वो क्या बनाया गया था उनका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पद जो कानून मंत्री का जो था उस पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर अब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन क्षेत्र किससे हुआ था? शुरुआत में तो वो बंगाल प्रेसिडेंसी थे लेकिन विभाजन के बाद वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से उनका चुनाव हुआ था। फिर उन्होंने क्या बना, शिक्षित बनो ये नारा दिया था, शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो का नारा किसने दिया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर, अगर बोला जाए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कितनी देर पढ़ते थे, तो वो 21 घंटे पढ़ाई करते थे। सोचो, मैं ये देखो उन्होंने लाइन बोली है,
मैं हिंदू पैदा तो हुआ था लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ये घोषणा कहाँ की थी? ये वाला सम्मेलन हुआ था एक 1935 में, उसमें उन्होंने ये बोला था। ठीक है, अब उनकी कुछ बुक्स हैं, उनको देख ले रहे हैं हम। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, द बुद्धा ऑफ हिज ड्रामा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जिसके आधार पर आरबीआई की नींव पड़ी थी। वो बार था शूद्राज। शूद्राज जो समझ रहे हो ना, जो निम्न वर्ग के लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो रही है। जो भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, मैंने कोशिश करी है अपने शब्दों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताने की। आप लोग अपना कीमती कमेंट जो है वो जरूर देना। और इस बार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है वो मनाई जाएगी, तो आप लोग भी बड़े इस पर कुछ ना कुछ प्रण लेना कि हम जो है वो समाज में जो भेदभाव है उसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम अपने आगे के कोई भी एपिसोड में, जहाँ पे हम लोग जो है वो किसी महान व्यक्ति के बारे में आपसे बात कर रहे हैं।